हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हमारे एक चैप्टर का। कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करें सुपर फास्ट तरीके से फटाफट, और आपके सारे फॉर्मूला कवर भी हो जाएं। तो इसी सीरीज में आज का चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स को हम रिवाइज करेंगे 20 मिनट्स में। आई होप हम इसको पहले कर लेंगे क्योंकि ये चैप्टर छोटा है। जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर था, उसमें हमें 21 या 22 मिनट्स लग गए थे पूरा चैप्टर रिवाइज करने में। इसमें हम 20 मिनट में कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। तो स्टार्ट हो गया है हमारा टाइमर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भी अपना चैप्टर। तो पहली चीज केमिकल काइनेटिक्स। क्या पढ़ते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर? केमिकल काइनेटिक्स हमें बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, और उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे हम जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम। भाई कोई रिएक्शन चल रही है, कोई रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन। और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ निकाला जाए तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। तो इस कॉन्सेंट्रेशन चेंज को ही हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो रिएक्टेंट है वो क्योंकि डिसअपियर हो रहा है और प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है रिएक्शन के अंदर, तो हम कैसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को? अगर मेरे पास ये इक्वेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम चेंज होगा, लेकिन ये रिएक्शन में डिसअपियर हो रहा होगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो इसके आगे माइनस साइन आएगा। ग्राफ आप समझ के होंगे, छोटू सा बनाया मैंने यहाँ पे। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी। आर क्या डिनोट कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर रहा है। इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन डी टी। देखिए A और B के कंपैरिजन, अगर मैं A और B का कंपैरिजन कर रही हूं तो A का एक मॉलिक्यूल, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है और B के 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस दर से, जिस रेट से A का 1 मोल रिएक्शन में डिसअपियर होगा, B का आधा मोल डिसअपियर होगा। ये बात समझ में आ रही है? मोल कंसेप्ट से ये बात समझ में आती है। तो इसीलिए यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना होता है, राइट। अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी आपको। और अब क्या बचा है? हमारी तीसरी चीज क्या बची है? प्रोडक्ट बचा है। रिएक्टेंट तो हमने सारे लिख लिए, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है? रिएक्शन में अपीयर हो रहा है, तो प्लस का साइन आएगा। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में जाएगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन डी टी। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए, तो रिएक्टेंट के आगे माइनस का साइन लगाएंगे और प्रोडक्ट के आगे प्लस का साइन लगाएंगे। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको रिएक्शन में दे रखा है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। चलिए, एक इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी आ चुका है और एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। इसका देखते हैं कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो ROR क्या होगा यहाँ पे? दिस इज रिएक्टेंट 1/5 माइनस concentration of Br negative divided by dt is equal to concentration of BrO3 negative upon dt is equal to, अब ये 6H पॉजिटिव है, रिएक्टेंट साइड है, माइनस आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा। concentration of H पॉजिटिव अपॉन dt is equal to 1/3, पॉजिटिव का रहेगा, प्रोडक्ट है ये। change in concentration of Br2 with time, change in concentration of water with time. This is the rate of reaction of this given reaction. ठीक है, इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। आपको कोई भी दे देगा, आप लिख लोगे। चलिए, नेक्स्ट चीज है RLE, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन हमें समझ में आ गया। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? जब भी कोई आपको रिएक्शन दी होती है तो जो रिएक्शन का रेट है, रेट मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम, इज प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है और इसकी कुछ पावर होती है ना।
पूरा जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाए रिएक्शन में, या फिर उसका जो जितने आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लोगे उतने ही मोल पार्टिसिपेट करे रिएक्शन में। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि जो इसकी पावर होती है बेटा वो एक्सपेरिमेंट से ही हम निकालते हैं, और वो हर एक रिएक्शन के लिए, हर एक स्पीसीज के लिए अलग अलग होती है। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर के लगा देते हैं। के क्या होता है यहाँ पर? के इज अ रेट कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट। तो मोटी मोटी बात आपको अब तक क्या पता चली कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना कैसे है? रिएक्टेंट को डिसअपियर कराना है और प्रोडक्ट को अपीयर कराना है। फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है रेट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपको कोई इक्वेशन मान लो ये दे रखी है, तब आप इसके लिए RLE, और मैंने आपसे यहाँ पर ROR नहीं कहा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कहा, रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? तो रेट लो एक्सप्रेशन होगा R इज इक्वल टू, ये RORE वाला ही R है, R इज इक्वल टू K चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर X की पावर Y। मैम आपने स्मॉल a स्मॉल b क्यों नहीं लगाया? स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d आर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो तो जो पावर होती है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होती, वो क्या होती है? वो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आ जाइए अब, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो अब आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा उसमें जो पावर लगाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, उसका जो सम होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। स्टोइचियोमेट्री नहीं होता, क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का ऑर्डर क्या है विद रिस्पेक्ट ऑफ ए? ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? एक्स। विद रिस्पेक्ट ऑफ बी ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? वाई। अगर मैं कह रही हूं कि पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया बेटा x प्लस वाई। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। आपको कुछ दे रखा होगा क्वेश्चन में, कोई डेटा दे रखा होगा, उसकी हेल्प से निकालोगे x प्लस वाई। अब यहां पर याद रखें x इज नॉट इक्वल टू a, y इज नॉट इक्वल टू b, दीज आर नॉट इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक पॉइंट आपको यहां पर ये याद रखना है। अब ऑर्डर के बारे में और क्या चीजें याद रखनी है? स्टार लगाएं। ऑर्डर जो होगा आपका, इट में बी जीरो, इट में बी इंटीजर, इट में बी फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन भी हो सकता है, रिएक्शन का ऑर्डर हाफ भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 1 2 3 भी हो सकता है। राइट तो ऑर्डर के बारे में ये चीज याद रखेंगे। और ऑर्डर जो होता है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होता, ये अलग चीज है, एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। चलिए यूनिट ऑफ के, यानी कि जो हमने ये के यूज किया था, जो हमने रेट कांस्टेंट यूज किया था, उसकी यूनिट क्या होगी? तो के की यूनिट निकालने के लिए अगर मैं इक्वेशन पे देखूं तो के की यूनिट क्या होगी? के इज इक्वल टू आर अपॉन ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ये यहीं से निकालेंगे। रेट की यूनिट क्या होती है? जो आपने ROR निकाला था, इसकी यूनिट क्या होती है? देखो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम है। रेट की यूनिट होती है बेटा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी कि मोल पर लीटर इज कॉन्सेंट्रेशन, टाइम इज डिवाइडेड बाय सेकंड टाइम, जो भी आपको दे रखा है, सेकंड मिनट जो भी। ठीक है, तो आप यहां से सॉल्व करेंगे तो दिस इज द यूनिट ऑफ के, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, where n is equal to order of reaction। जो भी ऑर्डर आपको रिएक्शन का आ रहा है उसी के हिसाब से k की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसका मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए k की वैल्यू स्पेसिफिक होती है। आप k की वैल्यू को देखकर ऑर्डर भी बता सकते हो रिएक्शन का। देखिए अगर रिएक्शन 0 ऑर्डर है, n की जगह 0 रखोगे, 1 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो n की जगह 1 रखोगे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। ये पूरी यूनिट 0 हो जाएगी, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है ना, ये पूरी यूनिट 1 हो जाएगी और आपको क्या बचेगा? सेकंड इनवर्स बचेगा। तो यूनिट क्या होगी के की? सेकंड इनवर्स होगी। इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर 1 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा? -1 आएगी पावर में, तो यूनिट क्या हो जाएगी? मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये आप याद रखेंगे। अगर n की वैल्यू हाफ होगी,
उसी हिसाब से फिर हम यहाँ पर यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट को देखकर हम क्या बता सकते हैं, रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं, ऑर्डर को देखकर हम के की यूनिट बता सकते हैं। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बाकी करते हैं हम इसके बाद। 7th अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है। रिएक्शन को हमने पहले भी कैटेगराइज करा था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। रिएक्शन को हम दो में और डिवाइड कर सकते हैं, उनके टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब उनके मैकेनिज्म के बेस पे। एलिमेंट्री रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती हैं जो कई स्टेप में कंप्लीट होती हैं। और यहाँ पर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अगर आपको निकालना है तो आपको स्लोएस्ट स्टेप जो होगा उस रिएक्शन का, जो RDS होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, उसको ही कंसीडर करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी की मैंने जिक्र किया था, क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी, जो भी नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, उनको हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ उससे हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं रिएक्शन की। एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, तो जितने भी स्पीसीज, जितने भी नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेट करेंगे वो मॉलिक्यूलरिटी होगी। जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो इंटीजर होगी, 1 होगी, 2 होगी, कभी 0 नहीं होगा, कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा। मतलब अगर 0 मतलब मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही। कोई भी मॉलिक्यूल आधा नहीं, 2.5 नहीं, ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करता, पूरा मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर जाता है, तो ये फ्रैक्शनल और 0 नहीं हो सकती। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर फ्रैक्शनल और 0 हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल और 0 नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी आप निकाल सकते हो रिएक्शन की देख के, लेकिन ऑर्डर आप रिएक्शन को देख के नहीं निकाल सकते, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन के लिए 3 होगी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, रिएक्शन में जो स्पीसीज आपस में टकराती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में नहीं टकराते, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी शुड बी 3। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब जो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दे रखी है, जो ये स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये असर्शन रीजन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार करेंगे इसको भी। जो ऑर्डर है रिएक्शन का, वो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर 3-4 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो उससे हम ऑर्डर निकालेंगे। रिएक्शन का ऑर्डर इज गिवन बाय RDS and molecularity of the slowest step is same as the order of the overall reaction। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको देख के मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड होगी, और जो मॉलिक्यूलरिटी होगी रिएक्शन की वही उसका ऑर्डर होगा इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलिए जीरो ऑर्डर की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर कौन सी रिएक्शन होती है, जहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा रेट ऑफ रिएक्शन। तो R इज इक्वल टू, ये मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, R इज इक्वल टू K, A की पावर, A की जगह R कर लो, मैंने रिएक्टेंट यहाँ पर R लिया है, R कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो R की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो R की पावर 0, राइट। अगर R की बात करूं मैं, रेट की बात करूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -dR/dt, दैट इज K, और यहां से ये फॉर्मूला आता है K का। अगर हम इसका ग्राफ निकालते हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे, R और T के बीच में, इस वाली इक्वेशन से बेटा ग्राफ निकाल रहे हैं, R और T के बीच में ग्राफ निकालेंगे तो नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन आएगी, और जो स्लोप होगा वो उसकी वैल्यू -K होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होते हैं जीरो ऑर्डर के, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ गैस एट मेटल सरफेस, अमोनिया का डिकम्पोजिशन, HI का गोल्ड के ऊपर डिकम्पोजिशन, ये एग्जाम्पल हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जहां पर जो रेट है रिएक्शन का, वो कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वो उसकी वो 1 होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर रेट लिखा इस रिएक्शन के लिए, तो K चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, इसकी पावर 1, इट मीन्स इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर इसका हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालें तो हमें मिलेगी ln R/R0 इज इक्वल टू -KT, और अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आपको याद करनी है, K इज इक्वल टू 2.303/T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल इसी से ही आएगा, यहीं से ही बनेगा बेटा न्यूमेरिकल, इसको याद करेंगे। 2 ग्राफ हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर में, एक आपने यहाँ पर याद किया जीरो ऑर्डर में, 2 आप याद करोगे फर्स्ट ऑर्डर में। यहाँ पे इस वाली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन से ग्राफ निकाला है, और ये C, इसको C कर लो, इसको B कर लो, इस इक्वेशन से ग्राफ आया है। ln R और T के बीच में ग्राफ निकाल रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ स्लोप क्या दे रहा है, -K दे रहा है। इस इक्वेशन से अगर हम R0 R के बीच में
और टी के बीच में ग्राफ निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव यहाँ पर स्लोप आ रहा है और जो उसकी वैल्यू होगी वो k अपॉन 2.303 होगी। याद रखेंगे इस वाले ग्राफ को भी। एग्जाम्पल क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O, ये मेन एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के। अगर रिएक्शन गैस फेज में दे रखी है, जैसे N2O5 एक गैस है, N2O एक गैस है, अगर यहाँ पर रिएक्शन गैस फेज में दे रखी है तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर प्रेशर कंसीडर किया जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी, फॉर्मूला क्या लगाना है, अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला ये लगाओगे, प्रेशर चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला ये लगाओगे, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाई 2PI माइनस PT, वेयर PT इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, PI इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर। याद रखेंगे गैस फेज के लिए जो रिएक्शन इक्वेशन होती है वो चेंज होती रहती है, वो डिपेंड करती है कि आप किस रिएक्शन के लिए लिख रहे हो। आपकी NCERT के, आपके CBSE के सिलेबस में ये वाली रिएक्शन, डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन के लिए यही इक्वेशन लगेगी, तो आपको इसे ही याद करना है, इंपॉर्टेंट। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बाद अगली चीज हमने क्या पढ़नी है, हाफ लाइफ पढ़नी है। हाफ लाइफ क्या होती है, जितने टाइम पीरियड में रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसे रिएक्शन की हाफ लाइफ कहते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होती है रिएक्शन की वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। टी हाफ इज इक्वल टू R0 अपॉन 2K। R0 क्या है, यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, K यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। लेकिन वहीं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। इट मीन्स इट जो टी हाफ है ये डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड नहीं करती इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दो फॉर्मूले पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आने वाले हैं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का टी हाफ का फॉर्मूला, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हायर ऑर्डर रिएक्शन होती हैं लेकिन बिहेव करती हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह। स्यूडो मतलब झूठी, है ना, झूठी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती हैं, लेकिन ये हायर ऑर्डर रिएक्शन होती है। मतलब जो बाई और मॉलिक्यूलर रिएक्शन अगर हो, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो और उनमें से एक मॉलिक्यूल जो वाटर हो, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा केवल एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाएंगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहलाएंगी। एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर और दूसरा एग्जांपल है इनवर्जन ऑफ केन शुगर। बायोमॉलिक्यूल में ये रिएक्शन पढ़ोगे। नेक्स्ट आर्हीनियस रिएक्शन। आर्हीनियस रिएक्शन क्या एक्सप्लेन करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट है रिएक्शन का, वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस EA अपॉन RT, वेयर K इज अ रेट कांस्टेंट, A इज अ आर्हीनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, EA इज अ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। अब मैम एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, उसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ एक ग्राफ भी बना दिया है। आपको पता है कि अगर हम एनर्जी ग्राफ बनाएं और ये रिएक्टेंट की एनर्जी है मान लो और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो चेंज इन एनर्जी क्या होगी, H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। और ये जो रिएक्टेंट है जो एनर्जी लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचता है, इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, राइट, कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अगर अलग अलग टेम्परेचर हो और अलग अलग रिएक्शन हो, दो रेट हो रिएक्शन के, दो रेट कांस्टेंट हो K2 और K1 अगर हम मान ले, तो किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब अगर ग्राफ निकालें इस वाली रिएक्शन के लिए, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ln K और 1 अपॉन T में अगर ग्राफ निकालेंगे तो नेगेटिव स्लोप के साथ वैल्यू आएगी माइनस EA अपॉन 2.303 R। ln K नहीं, log K के साथ अगर निकालेंगे, ln K के साथ निकालेंगे तो स्लोप की वैल्यू आएगी माइनस EA अपॉन R, राइट। चलिए 18 और लास्ट फॉर्मूला, ये कोलिजन थ्योरी का फॉर्मूला है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कोलिजन पर डिपेंड करता है पार्टिकल्स के, मॉलिक्यूल्स के। तो जेड ई माइनस EA अपॉन RT, वेयर जेड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इस पर कभी कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारा चैप्टर हो गया डन हमारा, केमिकल काइनेटिक्स हमने कर लिया, ठीक है।
कोशिश की है मैंने सारा कुछ कवर करने की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप फटाफट से करिए बेटे इस चैप्टर का रिवीजन, इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।